दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में क्या वही होने जा रहा है जो 2015 के चुनाव में हुआ था? और क्या बिहार के सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने इस चुनाव की पूर्व संध्या पर, इस चुनाव के ठीक पहले वही गलती या उससे भी बड़ा ब्लंडर कर दिया है जो एनडीए की तरफ से 2015 में हुआ था? आमतौर पर बिहार की राजनीति को जिस चश्मे से देखा जाता है, उस चश्मे को उलटकर देखने की नौबत यदि एनडीए को आई है, तो क्या इसके पीछे कोई डर है या एनडीए ने वाकई इतनी बड़ी चूक की है जिसकी भरपाई आने वाले वक्त में फिलहाल होती हुई दिखाई नहीं दे सकती? और क्या इसका बड़ा फायदा तेजस्वी यादव को सीधे मिलने जा रहा है? क्या तेजस्वी यादव घर बैठे ही चुनाव जीतने की स्थिति में पहुंच गए हैं? और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो जो ब्लंडर एनडीए ने किया है, उस ब्लंडर से लेकर दिल्ली से लेकर गुजरात लॉबी तक और पटना से लेकर नागपुर तक पूरा सिस्टम हिला हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। इस प्रकार की गलती की उम्मीद कम से कम बिहार में बैक टू बैक असफलताओं का स्वाद चखने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह से किसी को नहीं थी। बिना नीतीश कुमार के एनडीए का काम नहीं चलता। लेकिन क्या अब नीतीश कुमार के साथ रहने के बाद भी एनडीए का काम नहीं चलने वाला है? आखिर इतना बड़ा ब्लंडर एनडीए से हुआ कैसे और क्या है ये ब्लंडर? ये सुनने के बाद, ये जानने के बाद आपको भी लगेगा कि वाकई इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, इस खेल की उम्मीद किसी को नहीं थी। और इस खेल में ऐसा लगता है कि एनडीए गठबंधन ने कहीं सेल्फ गोल तो नहीं कर लिया। ये गलती तब हुई है जब बिहार में जाति गणना हो चुकी है। कास्ट सेंसस के बाद पीडीए की बात पूरे देश में शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने पीडीए की बात शुरू कर दी। बिहार में नीतीश कुमार ने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात शुरू कर दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2013 में प्रधानमंत्री बनने से पहले ही, मैं गरीब मां का बेटा हूं, मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, मैं अति पिछड़ा हूं, मैं नीची जाति से आता हूं, इस तरह की बातें जब करते हुए नजर आ रहे थे, तो अब ये बातें किसी जुमला में तब्दील होती हुई तो नहीं दिखाई दे रही है। कारण क्या है कि बिहार की सियासत एकदम से 180 डिग्री पर घूमती जा रही है। दरअसल बिहार की 243 सीटों के लिए एनडीए ने अपने कैंडिडेट घोषित किए और एनडीए ने पार्टीवार अपने कैंडिडेट घोषित किए। और एनडीए के 243 के कैंडिडेट की लिस्ट को देखने की उत्सुकता सब में इससे इसलिए भी ज्यादा थी कि जाति गणना का असर क्या हुआ है। बिहार में पीडीए आबादी, जिसे अखिलेश यादव यूपी में पीडीए कहते हैं, बिहार में आम बोलचाल की भाषा में इसे मंडल आइडेंटिटी या बहुजन आबादी कहते हैं, उसे टिकट कितने दिए गए? बिहार में 10% भूरा बाल माने जाने वाले जनरल कैटेगरी को बिहार के अंदर, जिनकी आबादी जातिगत गणना में तकरीबन 10.5% है, उन्हें 243 में 35% टिकट दे दिए गए। 85 टिकट 243 में 85 टिकट एनडीए की तरफ से जनरल कैटेगरी को दिए गए हैं। यानी जिनकी 90% आबादी, उन्हें 65% में सिमटा दिया गया। और जिनकी 10% आबादी, उन्हें 35% टिकट दिए गए। और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने तो आधे टिकट अपर कास्ट को दे दिए हैं। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कास्ट को भारतीय जनता पार्टी ने 101 में से 49 सीटें दी हैं। जी हाँ, 49 सीट्स आउट ऑफ 101। ये भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा है। लगभग आधे टिकट अपर कास्ट को दे दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। जनता दल यूनाइटेड ने जातिवार लिस्ट जारी की, हमारी स्क्रीन पर आप उसे देख सकते हैं। और उस जातिवार लिस्ट में से जाहिर हुआ 22 टिकट जनता दल यूनाइटेड ने दिए हैं अपर कास्ट को। इसके आगे जाकर के आप देखें, लोक जनशक्ति पार्टी, इसने 10 टिकट दे दिए हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी ने 6 में 2 टिकट परिवार को दिए हैं और 2 टिकट अपर कास्ट को दिए हैं। और इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने भी 2 टिकट परिवार में दे दिए हैं, तो 2 टिकट अपर कास्ट को दिए हैं, 6 में 2। पूरी लिस्ट हमारे सामने, हमारी स्क्रीन पर आप देखिए कि एनडीए की बिहार की 243 सीटों में से एनडीए का टिकट बंटवारा किस तरह से है। 101 सीटों पर भाजपा लड़ रही है, 49 सीटें दे दी है। लगभग आधी सीटें भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण कास्ट को दे दी है। इसके अलावा जदयू की 22, लोजपा की 10, आरएलएम की 2 और इनकी जीतन राम मांझी की 2।
अब जरा इसे जातिवार आंकड़े में देखें कि भूरा बाल की 85 सीटों में से भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण कास्ट यानी अपर कास्ट की 85 सीटों में किसे कितना मिला है एनडीए में। तो जरा इस दूसरे चार्ट को, दूसरे टेबल को देखिए। 37 टिकट राजपूतों को बिहार में दिए गए हैं एनडीए की तरफ से। जी हां, आबादी 3.5% से भी कम है, लेकिन टिकट 15% दे दिए गए हैं। 37 टिकट, 3% से भी कम आबादी भूमिहार समाज की है बिहार में। जाति गणना ने साफ कर दिया है कि 3% से भी कम आबादी है, लेकिन टिकट कितने कितने दिए गए हैं? टिकट बिहार के अंदर तकरीबन 14% दे दिए, लगभग 14% टिकट, 32 टिकट दिए गए हैं। इसके आगे ब्राह्मण समुदाय की आबादी 3.65% है, लेकिन उन्हें 14 टिकट दिए गए हैं। और उसके आगे जाकर के देखें, कास्ट समाज को 2 टिकट दिए गए हैं। कुल इन चारों को देखें तो 37, 32, 14 और 2, 243 में से 10% आबादी को 85 टिकट। क्या इसके सहारे बिहार में चुनाव जीत लेगी भारतीय जनता पार्टी? और मैंने क्यों कहा कि यह ब्लंडर 2015 के चुनाव में जिस प्रकार का ब्लंडर भारतीय जनता पार्टी से हुआ था, संघ से हुआ था, दरअसल जब मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की बात की थी और इन 10% वोटों को छोड़कर जो बाकी 90% तबका है वो भारतीय जनता पार्टी से सतर्क हो गया, एनडीए से सतर्क हो गया और बिहार में 3/4 बहुमत के साथ सरकार बन गई थी। उस वक्त जब महागठबंधन में, जिसमें तब नीतीश कुमार और लालू यादव भी थे, कांग्रेस पार्टी भी थी, एक साथ 243 कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया और 243 में साफ साफ कहा गया आबादी के अनुपात में टिकट दिया गया। 36 टिकट उस वक्त अपर कास्ट को दिए गए थे। हिंदू और अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सबको मिलाकर 36 टिकट, यानी 15% आबादी है तो 15% टिकट ही तब दिए गए थे अपर कास्ट को। दोनों समुदाय, सभी समुदायों के जनरल कैटेगरी को मिलाकर 15% आबादी है तो 15% टिकट ही दिए गए थे। लेकिन आज जब यह आंकड़ा आ गया कि बहुसंख्यक अपर कास्ट की आबादी, बहुसंख्यक जनरल कैटेगरी की आबादी 10% है, तो टिकट उन्हें कैसे 35% मिल गया? हर तीसरा कैंडिडेट अपर कास्ट है। भारतीय जनता पार्टी का हर दूसरा कैंडिडेट अपर कास्ट है। क्या इसके साथ बिहार में एनडीए चुनाव जीत लेगी? चाहे नीतीश कुमार का चेहरा कितना भी बड़ा हो, चाहे नीतीश कुमार के चेहरे की क्रेडिबिलिटी कितनी भी बड़ी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जितनी भी बातें करे सबका साथ सबका विकास की, लेकिन सबका साथ सबका विकास की जो बातें वो करते हैं उसका मतलब यही निकलता है कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आधे टिकट 10% आबादी को दे दे, अपर कास्ट को दे दे। जाति गणना क्या इसी के लिए कराई गई? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी का नारा सिर्फ कागजों में सिमटा दिया गया। क्या बिहार के अंदर जाति गणना इसलिए हुई कि जाति गणना के आंकड़ों को उठाकर अलमीरा में, उसे किसी अलमारी में बंद करके छोड़ दिया जाएगा? क्या इसी के लिए जाति गणना हुई? और टिकट उन्हें ही दिया जाएगा, उसी समुदाय में दिया जाएगा, उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिन्हें आम तौर पर कहा जाता है कि कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की धारा का उस तरह से समर्थन नहीं करते जिस तरह से समर्थन की उम्मीद होती है। बिहार में कौन सा चुनाव उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं? 6 टिकट उन्हें मिले थे, 6 में 4 टिकट उन्होंने, 6 में 2 टिकट परिवार में दिए हैं और 2 टिकट अपर कास्ट को दिए हैं। यानी परिवार के बाहर जो 4 टिकट है 50% तो उसमें अपर कास्ट को दिया। जीतन राम मांझी की भी कमोबेश यही स्थिति है। जनता दल यूनाइटेड ने काफी हद तक जस्टिस की कोशिश की है। उसने लगभग 80% टिकट, यानी 101 में 79, सिर्फ 22 टिकट उसने अपर कास्ट को दिए हैं। 10% आबादी को 22% टिकट दिए हैं, अनुपात से थोड़े ज्यादा दिए हैं, लेकिन उतने नहीं दिए हैं कि आधे टिकट दे दिए। जनता दल यूनाइटेड ने अपने कोटे की सीटों पर लगभग 80% टिकट अखिलेश यादव की भाषा में कहें तो पीडीए को दिए हैं, बिहार की भाषा में कहें तो बहुजन या मंडल को दिए हैं, मंडल आइडेंटिटी के साथ चलने वालों को दिए हैं। इस तरह के टिकट बंटवारे के बाद अब बिहार के चुनाव में, जहां सबसे बड़ा फैक्टर जाति होती है, जाति गणना के बाद यह फैक्टर और ज्यादा उभर कर सामने आ गया है। और इस उभरे हुए नए फैक्टर के बीच में, नई परिस्थितियों के बीच में, जहां चुनावी हिंदुत्व की राजनीति पर हर दौर में सामाजिक न्याय की राजनीति ने अपनी बढ़त बनाई है, तो क्या सामाजिक न्याय की रणनीति को धत्ता बताकर एनडीए और उसमें भी खासकर भारतीय जनता पार्टी क्या आगे बढ़ पाएगी? यह इतना बड़ा सवाल है
जिस सवाल के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की पूरी सियासत कसौटी पर घिरती हुई नजर आ रही है। एक तो जाति गणना को लेकर बड़े हील हुज्जत के साथ स्वीकार किया जाना कि राष्ट्रीय स्तर पर जाति गणना होगी, और जब बिहार में जाति गणना हो गई तो उस पूरे अनुपात के उलट जाकर रिप्रेजेंटेशन के मामले में, प्रतिनिधित्व देने के मामले में आखिर पिछड़े वर्गों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का इतना ख्याल, उस पीडीए का, उस 90% आबादी का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? आज जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा, भूल जाइए महागठबंधन में कितने रिफ्ट हैं, भूल जाइए कि राजद और कांग्रेस के बीच टिकट का बंटवारा अब तक क्यों नहीं हुआ, सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हुआ, भूल जाइए कि तेजस्वी यादव मीडिया कॉन्क्लेव में क्यों नहीं नजर आ रहे। लेकिन जिस ढंग से एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग हुई है, जिस ढंग से एनडीए के अंदर बिहार के समीकरणों का पत्ता फेंटा गया है, उसमें आखिर बीजेपी को प्रशांत किशोर का डर तो नहीं लग रहा है? बीजेपी ने आधे टिकट क्यों दे दिए अपर कास्ट को? क्यों 101 में 49 सीटें, लगभग आधे टिकट अपर कास्ट को देने पर बीजेपी मजबूर हो गई? क्यों भारतीय जनता पार्टी को यह करना पड़ा? क्या प्रशांत किशोर की तरफ अपर कास्ट मूव कर रहा था? यह आशंका भारतीय जनता पार्टी को यहां तक लेकर आई है कि आधे टिकट उसे अपर कास्ट को देने होंगे। कौन सी परिस्थितियां थी? इस तरह के टिकट बंटवारे के बाद अब विपक्ष के सामने खुला मैदान है कि किस तरह से मोहन भागवत के आरक्षण बयान की तरह इस बयान को लेकर, इस टिकट बंटवारे की पूरी परिस्थिति को लेकर वो चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ पाता है या अवसर को यूं ही जाने देता है। बहुत बड़ा अवसर विपक्ष के हाथ लग गया है। ऐसा लग रहा है जैसे तेजस्वी यादव की लॉटरी लग गई है, लेकिन पहले वो अपने गठबंधन की गांठ तो सुलझा ले, और गठबंधन की गांठ सुलझाने के बाद ही किसी भी तरह की परिस्थिति का फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जाति गणना के बाद बिहार में यह होगा, किसने सोचा था? बिहार में तो यह कहा जा रहा था कि अपर कास्ट की राजनीति खत्म हो गई। जाति गणना के बाद अपर कास्ट की पूरी सियासत मटिया मेट होती जा रही है। लेकिन जाति गणना के बाद की परिस्थितियों में तो उल्टा दिख रहा है कि पूरी बिहार विधानसभा में 243 की विधानसभा में महज 25% विधायक अपर कास्ट है। 64 विधायक अपर कास्ट के आते हैं 243 की विधानसभा में। लेकिन अब एनडीए की तरफ से ही 85 टिकट है। 40-45 टिकट किसी भी तरह से हो सकता है कि लगभग 40 टिकट महागठबंधन से हो जाए, कुछ टिकट जनसुराज की तरफ से हो जाए। तो क्या 64 का यह आंकड़ा 100 तक पहुंचाने की कसम एनडीए के घटक दलों ने खास करके खा ली है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिलकर, लोजपा मिलकर, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा इन सब के साथ एनडीए के बैनर तले खड़े होकर बिहार में अपर कास्ट के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा करके 100 तक पहुंचा देंगे? 85 में उनकी हर पार्टी कहती है कि हम खुद जीतेंगे, वो भी कहेंगे, उनके लोग भी कहेंगे कि 85 में 85 हम ही जीतेंगे। कल को राजद और महागठबंधन वाले कहने लगे कि अपर कास्ट के हमने भी 40 टिकट दिए हैं, 40 हम ही जीतेंगे। तो 125 या 100 वही जीतेंगे, तो फिर कहां जाएगा पिछड़ा, कहां जाएगा दलित, कहां जाएगा महादलित, कहां जाएगा अति पिछड़ा, और कहां जाएगा आखिर जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा? कई सारे सवालों के इर्द गिर्द जब बिहार की राजनीति उलझती जा रही है, तो सबसे बड़ा जवाब अमित शाह की चाणक्य नीति को देना होगा, नरेंद्र मोदी को देना होगा बिहार की जनता के सामने। क्योंकि अब बिहार की जनता, बहुत मुश्किल है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और सामाजिक न्याय की बात, कि मैं अति पिछड़ा हूं, मैं गरीब का बेटा हूं, ये सारी बातें नरेंद्र मोदी कहे और जनता उस पर एतबार कर ले। क्योंकि जनता ये सवाल पूछेगी, जनमत के माध्यम से पूछेगी, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करते हुए पूछेगी कि जब आप पिछड़ा है तो पिछड़ों की हकमारी क्यों हो रही है, पिछड़ों का प्रतिनिधित्व क्यों घटाया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने आखिर कैसे 10% आबादी को आधी सीटें दे दी, कैसे एनडीए ने 10% आबादी को 35% सीटें दे दी, कैसे 243 में 85% सीटें सिर्फ भूरा बाल कहे जाने वाले बहुसंख्यक अपर कास्ट को दे दी गई। देखते जाइए, आने वाले वक्त में बिहार की सियासत में इसका बहुत बड़ा असर होना है। और जिन लोगों ने 2015 का चुनाव देखा है आरक्षण बचाने के मुद्दे पर,
जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश और दक्षिण पश्चिम बिहार में, जहां आखिरी चरण में 2 चरणों में चुनाव हुए, जिन लोगों ने भी 2024 का चुनाव संविधान बचाओ के मुद्दे पर लड़ते हुए देखा है, तो संविधान बचाने का मुद्दा जब सीधे सीधे आरक्षण और भागीदारी से जाकर जुड़ता है, वहां बीजेपी कैसे स्टैंड करेगी, एनडीए कैसे स्टैंड करेगा और नीतीश कुमार कैसे इसे जस्टिफाई करेंगे जनता के बीच, ये सवाल अगले 15-20 दिनों के चुनावी कैंपेन में बहुत तेजी से उमड़ता घुमड़ता हुआ दिखाई देगा। देखते जाइए, बिहार के रण में अभी बहुत कुछ होना है, क्योंकि बिहार की पब्लिक राजनीतिक तौर पर जितनी जागरूक है, अधिकारों के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए, समानता के लिए, समता के लिए और गैर बराबरी को खत्म करने की दिशा में जिस प्रकार से अब जनता मुद्दा आधारित सवाल भी पूछ रही है, तो अब जातीय गैर बराबरी ही एक मुद्दा नहीं है, क्षेत्रीय गैर बराबरी भी मुद्दा हो गई है कि आखिर सब कुछ गुजरात को, क्या बिहार सिर्फ मजदूर ढोने के लिए है? इन सवालों के साथ जब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का सवाल भी क्लब हो जाता है, तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को जवाब देना निश्चित तौर पर मुश्किल होता है, और खासकर उन लोगों को मुश्किल होता है जो 11 साल और 20 सालों से सत्ता में बैठे हुए हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।